हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्स बॉर्न के स्क्वायर के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। मैक्स बॉर्न का स्क्वायर एक सिर्फ नेमोनिक टेक्निक थी जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप कैसे मेमोराइज करने हैं वो सीख रहे थे। यहाँ पे हम डिराइव करके नहीं देख रहे थे। तो सबसे पहला जो हमने एप्लीकेशन किया वो थी हमारी इन डिटरमाइनिंग मैक्सवेल इक्वेशंस। तो हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आई थी। एंड सेकेंड जो हमारी एप्लीकेशन थी वो था इन डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को हमने 2 टर्म्स में डिफाइन किया। एक था हमारा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स जो कि एनर्जी चेंज को नेगेटिव दिखा रहा था, और सेकेंड थिंग था हमारा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के टर्म में हमने एरो से डिसाइड किया था कि किसके लिए चेंज पॉजिटिव होगा, किसके लिए चेंज नेगेटिव होगा। तो हमने देखा कि एंट्रोपी एंड प्रेशर के लिए चेंज पॉजिटिव हो रहा था एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए चेंज क्या हो रहा था हमारा नेगेटिव। थर्ड जो हमारी एप्लीकेशन हमने देखी वो था इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के पार्शियल डेरिवेटिव आपस में कैसे रिलेट करते हैं ये हमने देखा वहाँ। आज हम मूव करेंगे अपनी फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ, वो है हमारा इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की वैल्यू भी हम थर्मोडायनामिक स्क्वायर से निकाल सकते हैं एंड इसको मेमोराइज कर सकते हैं डायरेक्ट, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको डिराइव करेंगे। तो इनको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है फंक्शन। हमें पता होना चाहिए हमारा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सपोज z इज इक्वल टू एक्स वाई, हमें ऐसे कुछ गिवन है। यहाँ पे z क्या होता है हमारा फंक्शन एंड x एंड y साइमल्टेनियसली क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। इनको वेरिएबल इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको चेंज करने से z की वैल्यू चेंज हो जा रही है। सपोज x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 थी एंड z इज इक्वल टू एक्स वाई है। तो अगर हम एक्स वाई निकालें, z की वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 1 2 आ गया। अब अगर हमने x की वैल्यू को 2 रख दिया, y की वैल्यू को 3 कर दिया, तो अब अगर हम z की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि x एंड y को इंडिविजुअली चेंज करने से क्या हुआ, z की वैल्यू चेंज हो गई। इसीलिए इनको क्या क्या दिया गया, वेरिएबल्स। तो फंक्शन क्या होता है हमारा, फंक्शन इज अ रूल, ठीक है, दैट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। अब सेकेंड जो टर्म हमें पता होना चाहिए सेकेंड टर्म के बारे में, वो है हमारी ऑपरेटर, ठीक है। व्हाट इज एन ऑपरेटर। तो सपोज हमें z गिवन है और हमें क्या करना है, इस पे कोई ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। सपोज हमने d बाई डी एक्स लगाया या फिर हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ z कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं ये क्या होते हैं हमारे ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर वो एंटिटी है जो किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद कोई वैल्यू दे देगी हमें, या तो वो वैल्यू क्या होगी, किसी वेरिएबल के टर्म में होगी या फिर क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट एंटिटी हो जाएगी। तो ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर इज एन एंटिटी दैट ऑपरेट्स ए फंक्शन, ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शन and generates a new function or a constant entity, ठीक है। हम इसको ऐसे कह देते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज न्यू फंक्शन एंड व्हाट इज कांस्टेंट एंटिटी। सपोज हमने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसको ऑपरेट करें तो इस पे वो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें एक x है जो कि वेरिएबल है, ठीक है, एक और वेरिएबल है। तो जिसके अंदर वेरिएबल होगा उसको हम क्या कह देंगे, एक फंक्शन, यानी कि 2x एज ए होल हमारा क्या है, एक न्यू फंक्शन, न्यू फंक्शन। अब कांस्टेंट एंटिटी से कैसे देखते हैं हम, सपोज हमने d बाई डी एक्स को ही ऑपरेट किया, किस पे, हमने ऑपरेट किया इसको 2x पे, ठीक है। तो हमें पता है जब d बाई डी एक्स को ऑपरेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 d बाई डी एक्स ऑफ x एंड d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 2 इंटू 1 बन गया हमारा, यानी कि 2 एक नया न्यूमेरिकल वैल्यू मिली हमें, इसको बोल देते हैं हम कांस्टेंट एंटिटी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट एंटिटी बोल दिया। यानी कि
ऑपरेटर इज एन एंटिटी दैट ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन पे ऑपरेटर ऑपरेट करता है, या तो वो एक न्यू फंक्शन जनरेट कर देगा इसी तरह जिसके अंदर वेरिएबल होगा, या फिर क्या करने वाला है, एक कांस्टेंट एंटिटी को जनरेट कर देगा जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। सपोज अब हमें क्या करना है, जैसे कि z अगर हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू z एंड एक्स वाई, ठीक है, इसका मतलब है z इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। अगर हमें इस z को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट का मतलब है हमें इसका कंप्लीट डिफरेंशियल करना है। तो उसको निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स। किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो किसी एक के रेस्पेक्ट में अगर हमने किया तो दूसरा वेरिएबल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एंड जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका dx, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, प्लस अब इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y, ठीक है, एट कांस्टेंट x। अब dy है यहाँ पे, डेल y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy। ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये था टू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, टू वेरिएबल के टर्म्स में, इन टू वेरिएबल टर्म, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। इसको बोल देते हैं हम इंडिविजुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करें किसी एक के रेस्पेक्ट में, उस समय बाकी जितनी भी एंटिटीज होती हैं वो हमारी कांस्टेंट हो जाती हैं, वो होता है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशियल होता है पहले किसी एक के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में पार्शियली उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। कंप्लीट हम जो चेंजेस दिखाते हैं, सपोज हमारा डेल जेड होता है, ये क्या होता है हमारा कंप्लीट डिफरेंशियल, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, कंप्लीट चेंज कह देते हैं या फिर कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी जेड होता है हमारा लिटिल स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज मानते हैं। और डेल जेड अगर हम निकालें तो इसका मतलब होता है स्मॉल एट समथिंग कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में जो हम डिफरेंशियल लिखते हैं उनके मीनिंग होते हैं, ठीक है। डीपली तो पता नहीं हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज अब यहाँ क्या हमने बात की थी, टू वेरिएबल्स की टर्म में। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है। तो सपोज यहां पे है हमें z इज इक्वल टू एक्स वाई एंड z, ऐसा कुछ है, ठीक है। z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z। तो अगर हमें z का कंप्लीट डिफरेंशियल निकालना है तो कैसे लिखेंगे, डी जेड इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, पहले किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ z, ठीक है। अब dx, डेल एक्स आया तो यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। और बाकी वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी एक के रेस्पेक्ट में करो तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, चाहे n1 n2 n3 n4 नंबर ऑफ वेरिएबल कर दो, वो सब के सब वहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए। एक टाइम पे हम एक ही के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बाकी को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता ही है। यहाँ पे क्या आ गया, y एंड z कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, डेल बाय डेल y, ठीक है, z कर दिया हमने। अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे dy कर दूँ, यहाँ पे क्या हो गया, x एंड z कांस्टेंट हो गया। जो थर्ड हमारा इसका पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डेल z बाय डेल z, ठीक है। और एट कांस्टेंट एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz, क्योंकि यहाँ पे डेल z था। डेल माने स्मॉल एट कांस्टेंट टर्म, ठीक है, dz माने स्मॉल चेंज। तो ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन z का इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल। ऐसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हमारा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी है,
तो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस थी, अब हम क्या करेंगे, उन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को डिटरमाइन करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके। सपोज ये था हमारे पास मैक्सवेल स्क्वायर अपना, ठीक है, इसको बार बार बनाना है, बार बार बनाना है। SPVT सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU हे गॉड AU, ठीक है, S से गया एरो T की तरफ, P से गया V की तरफ। इस तरह हमें याद रखना अपना थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। एंड अब हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, सपोज हमारा क्या है, DG इज इक्वल टू VDP माइनस का SDT, ये थी हमारे पास एक अपनी मैक्सवेल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से किसी एक वेरिएबल को डिटरमाइन करेंगे। हमें पता है इसके अंदर दो के टर्म्स में इसे डिफरेंशिएट किया गया है, यानी कि दो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे क्या है, P के रेस्पेक्ट में एंड T के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल को डिटरमाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेना पड़ेगा। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर हम निकालते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर इसको डील करें तो dP क्या हो जाएगा हमारा 0, तो यानी कि DG एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर D किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल में, ठीक है। अगर कांस्टेंट ले लिया जाए, स्मॉल चेंज में अगर किसी भी एक कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, किसी कांस्टेंट कंडीशन पे उसे देखा जाए तो वो डेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करते हैं हम, V तो हमारा एज इट इज है, कांस्टेंट एंटिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला, और DP क्या हो गया हमारा 0, ठीक है, माइनस S हमारा एज इट इज, क्योंकि कोई किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, तो S तो हमारा एज इट इज रहने वाला है। और DT किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि जब हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन को पार्शियल में चेंज करें तो कंप्लीट पार्शियल में चेंज हो जाता है और कांस्टेंट एंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट एंटिटी एज इट इज रहती है। तो V इंटू 0 क्या हो गया, ये पूरी टर्म तो हो गई हमारी 0, ठीक है। अब ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, डेल G एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस का S डेल T एट कांस्टेंट P। अब अगर हम इसको निकालें, S को निकालना चाह रहे हैं तो इसको हम इस साइड ले आए, ठीक है, तो डेल G अपॉन में डेल T P इज इक्वल टू माइनस का S, ठीक है। और यहाँ से अगर हम S निकालें, S क्या हो गया हमारा, डेल G अपॉन में डेल T P नेगेटिव का, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इससे V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे हमारा DG इज इक्वल टू VDP माइनस का SDT था, ठीक है, ये था हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। हमने क्या किया, इसको अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, DT तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, DT 0 हो गया, यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो D किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल में, क्योंकि एक कांस्टेंट कंडीशन लगा दी, डेल G एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू V तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि डिफरेंशियल के बाहर है, ये एक एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो V DP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल P एट कांस्टेंट T, ठीक है, माइनस का 0, ये तो 0 हो गया हमारा। इसके बाद जब हम आगे मूव करें, ये हमारा कैसे आ जाएगा, डेल G अपॉन में डेल P T इज इक्वल टू वॉल्यूम आ गया हमारा। तो यही क्या हो गया हमारा सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह हमने दो वेरिएबल की वैल्यू निकाली किसी एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से। तो यानी कि DG से निकलने वाली हमारी दो वैल्यू हो गई, V की एंड S की, दो वेरिएबल्स हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अपने कंप्लीट डिफरेंशियल जो हमारी इक्वेशंस है, जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन थी, उससे अपने वेरिएबल्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो एक चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी कि हमें कंप्लीट डिफरेंशियल्स को पार्शियल डिफरेंशियल्स में चेंज करना पड़ेगा। तो एक थिंग हमें यहाँ रिमेंबर करनी है कि किसी भी कंप्लीट डिफरेंशियल के अंदर अगर हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट कंडीशन पे अगर हम उसको लेके जाएं किसी भी डिफरेंशियल को, तो जो कंप्लीट डिफरेंशियल होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है, और अगर उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं, इफ वी इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन then complete differentials changes into partial differential and there is no effect on constant entity। यानी कि इसको हम एक तरीके से और समझते हैं,
जैसे सपोज ये हमारे पास क्या है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी, ये हमारे पास हमारी मैक्सवेल इक्वेशन है एक, ठीक है। ये था हमारा थर्मोडायनामिक स्क्वायर। एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे आई थी ये, एस पी वी टी एच जी ए यू, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, एस से एरो आया था टी की तरफ, पी से आया था वी की तरफ। तो अगर हम इसके अंदर इस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखें तो सपोज हमें क्या करना है कि इसे पार्शियल डिफरेंशियल में चेंज करना है, कांस्टेंट कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी जी हमारा दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल तो इसके अंदर चार है लेकिन इसे डिफरेंशिएट दो के रेस्पेक्ट में किया गया है। तो यहाँ पे डीपी भी है, यहाँ पे डीटी भी है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक की कंडीशन को कांस्टेंट कर देते हैं, किसी भी एक को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो डीपी है यहाँ पे, सपोज हमने क्या लिया कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी कंडीशन हम क्या ले लेते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों कंडीशन हम साइमल्टेनियसली पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लेने के लिए हम कुछ ऐसे इसको शो कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमें क्या करना है अब, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, डीपी हमारा जीरो हो जाना चाहिए। तो यानी कि डीजी था, डीजी कंप्लीट डिफरेंशिएशन था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में, यानी कि ये डेल जी बन जाएगा, डेल जी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ क्या होने वाला है, v इस वेरिएबल के आउटसाइड है, यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कैसे ट्रीट करेगा, हमारा एक वेरिएबल मतलब कांस्टेंट एंटिटी की तरह। तो v एज इट इज रहने वाला है, dp क्या हो जाएगा हमारा, dp तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस का s भी डिफरेंशियल के बाहर है, यानी कि ये भी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाला है, ठीक है। तो s पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, dt किस में चेंज हो जाएगा, डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है कंप्लीट डिफरेंशियल पार्शियल में चेंज हो गया और कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो एज इट इज रहा हमारी इक्वेशन के अंदर। तो ये एज ए होल क्या हो गया, v इंटू जीरो, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी ये इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, डेल जी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस का s डेल t एट कांस्टेंट p, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो s की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो नेगेटिव साइन इधर ही रह जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट p, और नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। ये हो गई हमारी एक वेरिएबल की हमारी वैल्यू, जो कि हमारा क्या है, एंट्रोपी। अब अगर हम दूसरी कांस्टेंट कंडीशन लेके चलें पैरेलली, तो देखते हैं हम हमारा डी जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल जी, और कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल जी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू v डिफरेंशियल के बाहर है, यानी कि डिफरेंशिएट इसके साथ में कोई भी वो नहीं है, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने वाला है, तो v भी एज इट इज रहा। dp किस में चेंज हो जाएगा, डेल p में, डेल p एट कांस्टेंट t, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, s एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, डेल t एट कांस्टेंट t क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो डेल g एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू v डेल t, है ना, ये हो गया ना, ये डी पी है सॉरी, ठीक है, डेल पी एट कांस्टेंट टी हो गया, ठीक है। अब अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू डी पी इस साइड आ जाएगा डेल पी, यानी कि डेल जी अपॉन में डेल पी टी, ये हो गई हमारी v की वैल्यू। तो दो कांस्टेंट कंडीशन पे हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी चारों मैक्सवेल इक्वेशंस लेके हमारे वेरिएबल्स को डिटरमाइन करेंगे। तो सारी की सारी इक्वेशन से आने वाले वेरिएबल्स हम निकाल के देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी चारों इक्वेशंस को, मैक्सवेल इक्वेशन है जो हमारी, उनको पैरेलली लेते हैं और उनसे जो निकलने वाले वेरिएबल्स होंगे उनको देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है नंबर 1, तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस का एस डी टी, यही थी हमारी, ठीक है। इससे निकलने वाले जो वेरिएबल्स थे हमने देख लिया अभी पीछे बैक साइड। एंड सेकेंड जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या होगी हमारी, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस का वी डी पी, ठीक है। जो थर्ड हमारी इक्वेशन है वो क्या होगी, डी ए इज इक्वल टू माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी, ठीक है। जो हमारी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या है हमारी, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी। ये हो गई हमारी चार मैक्सवेल इक्वेशंस।
अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन चारों से निकलने वाले वेरिएबल्स को निकालते हैं। यहाँ से आने वाले हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक लिया था हमने एट कांस्टेंट प्रेशर, एक लिया था हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर लेंगे, एट कांस्टेंट एस, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या लेते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ठीक है, एक क्या हो जाएगा हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया था तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई थी। ठीक है, देखते हैं चलो इसको कैसे किया। तो डीपी हमारा जीरो हो गया, यानी कि बचा क्या था हमारे पास डेल जी और ये वाली टर्म। तो क्या हुआ था हमारा डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारा माइनस का एस, माइनस का एस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वाली टर्म हमारी जीरो हो गई। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी क्या हो गया यहाँ पे। अब हमारा ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में आके। बचा क्या हमारा v, यानी कि v क्या हो जाएगा डी जी अपॉन में डी पी एट कॉन्स्टेंट डेल, मतलब t कर दिया तो d कन्वर्ट हो गया हमारा डेल में, और टेम्परेचर वाली कंडीशन हमारी कांस्टेंट हो गई, यानी कि डेल जी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू v। ये हो गया हमारा एक और वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम डायरेक्ट करें, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो यानी कि ये वाली टर्म हमारी जीरो। ठीक है, तो बचा क्या हमारा ये और ये। ठीक है, तो डी एच किस में कन्वर्ट हो गया डेल में, डी पी किस में कन्वर्ट हो गया डेल में, बचा हमारा वी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट वी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये हो गई हमारी वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, अगर हम प्रेशर वाली कंडीशन को कांस्टेंट ले, ठीक है, तो अगर हम P को कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये वाली टर्म हमारी जीरो, तो बचा क्या हमारे पास ये वाला, यानी कि यहाँ एक तरफ क्या बचेगा हमारा T और ds इसके नीचे आ जाएगा, और D किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेल में, तो यानी कि डेल H अपॉन में डेल S एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू T। तो T की वैल्यू निकल के आएगी हमारी T इज इक्वल टू डेल H अपॉन में डेल S एट कांस्टेंट P। ये निकली हमारी टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर निकालें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ये वाली टर्म जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, बचा क्या हमारा ये पूरा, और ये D किस में कन्वर्ट हो गया डेल में, यानी कि डेल A और डेल T नीचे ले आए, एंट्रोपी को छोड़ देना, क्या बचा डेल A अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू माइनस का S। ठीक है, माइनस को इधर ले जाओ, अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दें हम, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है dt वाला हो गया, यानी कि बचेगा अब हमारे पास ये वाला पोर्शन, तो a और d ये वाला है, यानी कि डेल a अपॉन में डेल v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस का p। माइनस को उधर ले जाओ, वो प्रेशर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम हम इनको कंपाइल करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। और जो नेक्स्ट निकला हमारा वो क्या हो गया, अगर हमने कांस्टेंट एंट्रोपी लिया u वाली इंटरनल एनर्जी वाली इक्वेशन से, s कांस्टेंट हो गया तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, v कांस्टेंट हो गया तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। s के साथ देखते हैं, ये कैंसिल हो गया, यानी कि बचा हमारे पास डेल v और यहाँ पे du, तो यानी कि डेल u अपॉन में डेल v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस का p। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, यानी कि ये वाली टर्म कैंसिल, बचेगा हमारे पास t। ठीक है, तो t इज इक्वल टू डी यू की जगह क्या हो गया डेल यू। ठीक है, और अब b कांस्टेंट था, यानी कि ये जीरो हुआ, तो d किस में कन्वर्ट हो गया डेल एस में, है ना। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लिया तो क्या हो गया हमारा, ये वाली टर्म जीरो, बचा क्या डी एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल का s एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। ये हो गई हमारी टेम्परेचर की वैल्यू। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ पे नेगेटिव को हम इधर लेके जा सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं कि s क्या हो गया हमारा ये। ठीक है, और जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे क्या करते हैं हम नेगेटिव को अपोजिट साइड शिफ्ट करके दिखा देते हैं अभी के लिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेशर निकला है तो माइनस का डेल ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेशर निकाला है हमने माइनस का। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो गया माइनस इस साइड दिखा दिया हमने। तो अब हमें क्या दिख रहा है, प्रेशर की दो वैल्यूज निकल के आई, एक ये
ठीक है। वॉल्यूम की 2 निकल के आई ये, और हमारा कहाँ गया वॉल्यूम, एक और हमारी ये, ठीक है। इसी तरह एंट्रोपी की हमारी 2 निकल के आएंगी, एस यहाँ से आया, एस यहाँ से आया, और इसी तरह हमारी टेम्परेचर की भी 2 वैल्यू निकल गई, यहाँ से है, यहाँ से। तो ओवरऑल हम 4 इक्वेशन से मीन्स 2-2 वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल की। अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को कैसे थर्मोडायनामिक स्क्वायर से मेमोराइज करना है। ये तो क्या था हमारा डिराइव वाला पोर्शन, हम डिराइव कर रहे थे कि कैसे हम निकाल रहे हैं इसको कंप्लीट डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज करके। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि हम कैसे मैक्स बॉर्न स्क्वायर से इसको मेमोराइज करें। तो डायरेक्ट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सपोज ये है हमारा मैक्स बॉर्न स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा मैक्स बॉर्न स्क्वायर। इसको बार बार बनाना है, एस पी वी टी सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, एच जी ए यू हे गॉड ए यू। तो एस से गया एरो टी की तरफ, पी से गया वी की तरफ, ये बन गया हमारा। हमें क्या करना है, एस की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, हम 2 एरो बना लेते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, 2 एरो बना लिया हमने, वी की भी 2 आएंगी, ठीक है, और टी की भी 2 आएंगी। अब हम इनको डायरेक्ट कैसे स्क्वायर से मेमोराइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ऑप्शन दिए होंगे, हमें तुरंत बताना है, और हमें कोशिश क्या करनी है, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। कोशिश कर रही है कि मिनिमम टाइम में एटलीस्ट हमारे ये जो छोटे क्वेश्चन हैं जो स्क्वायर से हो सकते हैं उनको हम रिमेंबर कर पाएँ। तो सबसे पहले अगर हमें एस को निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, एस इधर निकालना है हमें। हमें क्या करना है, ये एस के ऑपोजिट जहां एरो आ रहा है ये, इसको क्या करना है, डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट पी, क्या लिख देना है हमें, डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। ये हमारी एस की वैल्यू निकल जाती है, और हमें पता है कि एस से एरो दूर जा रहा है, ठीक है, और टी के पास आ रहा है। तो ट्रिक क्या है कि टी के अगर एरो पास आ रहा है तो साइन यही डिसाइड करेगा, अगर जिसके पास भी एरो आ रहा है उसमें लगाना है नेगेटिव। जो वेरिएबल्स है उनके अंदर क्या करना है, नीचे वाला है वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है साइन के लिए। दूसरी अगर हम एस की वैल्यू निकालें वो क्या होगी, डेल ए अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो ये क्या हो गया, डेल ए अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी, यहाँ पे भी साइन क्या हो गया, नेगेटिव। तो एंट्रोपी की दोनों वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। और ऐसा किस लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नीचे वाले दोनों में सेम है, ठीक है। जब सेम होंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले साइन डिसाइड करेंगे। अब सपोज हमें क्या निकालना है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी के अंदर भी हम देख सकते हैं, अगर हम पी को निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन में वी, डेल ए अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो डेल ए अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टी, और यहाँ पे हमें पता है अपॉन में वी है नीचे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिसाइडिंग क्राइटेरिया है साइन के लिए, इसके पास एरो आ रहा है यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और दूसरा क्या हो गया इसका फॉर्मूला, डेल यू अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट एस। तो माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट एस, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो एंट्रोपी एंड प्रेशर दोनों की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, नेगेटिव में, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की फॉर्म में हमने निकाली। अब हम अपना नेक्स्ट निकालते हैं, अगर हम दूसरे को निकालना चाहें वॉल्यूम को, सपोज हमें क्या निकालना है अब, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के ऑपोजिट में क्या है, पी, तो यानी कि इसको कैसे लिख देंगे, डेल जी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। जी से पी की तरफ जाना है, इसके ऑपोजिट की साइड, तो डेल जी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। और इसके पास दूर जा रहा है इससे एरो, यानी कि साइन क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी के ऑपोजिट साइड पी है, एच अपॉन में पी एट कांस्टेंट एस, डेल एच अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट एस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। सिमिलरली अब अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो टी के ऑपोजिट में क्या है, एस, टी से एस की तरफ, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, डेल एस, ठीक है, डेल एस, और एस के एरो दूर जा रहा है यानी कि दोनों में क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, डेल लगाना है। और क्या हो जाएगा हमारा, डेल एच अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट पी, डेल एच अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट पी, और दूसरा क्या हो गया, डेल यू अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट वी, डेल यू अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट वी। तो ये हमने देखा अपने मैक्स बॉर्न स्क्वायर से कैसे हम इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और वैसे हमें कंप्लीट और पार्शियल डिफरेंशियल का भी कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि कभी अगर हमें अननोन कुछ देता है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें कंप्लीट को पार्शियल में चेंज करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या किया, अपनी फोर्थ एप्लीकेशन देखी मैक्स बॉर्न स्क्वायर की, कि कैसे हम अपने वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं थर्मोडायनामिक स्क्वायर से डायरेक्ट कैसे देखें, और उनको कंप्लीट और पार्शियल डिफरेंशियल के कंसेप्ट से भी कैसे निकालें, ये भी हमने देखा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, थर्मोडायनामिक कॉफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं हमारे और कैसे उनको डिफाइन करते हैं हम,
किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या वैल्यूज़ होती है उनकी, वंडरवाल के लिए उनकी क्या वैल्यूज़ होती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।